अम्बा के पति का शव चौक में पड़ा हुआ था। पूरे घर में मातम पसरा हुआ था। औरतें अपनी छाती ठोक ठोक कर रो रही थी। तभी हम दोनों जेठानियां अम्बा को खींचते हुए लाती हैं। उसके कान में कहती हैं कि अपनी चूड़ियां तोड़ो और ज़ोर ज़ोर से रोना। बचपन से अम्बा ने यह सब देखा था, इसीलिए उसे रोने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अम्बा की आंखों में कोई दर्द नहीं था, बस रिवाज के नाम पर चीखना चिल्लाना था, जो उसे बखूबी आता था। वह अपने उस पति के लिए रो रही थी जिसे वह बचपन की शादी के बाद अब देख रही थी, वह भी कफन में लिपटा हुआ। अम्बा का पति अपने मामा के साथ नगर में मजदूरी करने चला गया था। दो बड़े भाई थे जो वहीं इसी गांव में नौकरी करते थे। अम्बा अपनी सास के पास ही रहती थी। काले लिबास और खुले बालों में मातम करती अम्बा अब चीख रही थी कि हाय, मेरा पति मर गया, अब मेरा क्या होगा। आसपास की औरतें भी रोते हुए हमारे घर इकट्ठी हो रही थी। घर के सारे आदमी बाहर शव के पास बैठे थे और कुछ क्रियाकर्म की तैयारी कर रहे थे। हम दोनों जेठानियां अपने देवर की मौत पर खुश थी, क्योंकि अम्बा की उम्र कच्ची थी और वह अब हमें खूब फ़ायदा करवाने वाली थी। एक तरह से हमारे गांव में विधवा औरतों को ससुराल वालों को बेचने का हक था। अम्बा कमसीन थी, इसीलिए उसकी हमें ज़्यादा कीमत मिलेगी। इसी ख्याली पुलाव को देखकर हम बड़े प्रसन्न थे, पर अम्बा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी हमारी सास दौड़ती हुई अम्बा के पास गई और कहने लगी कि वह तो गर्भवती है। वहाँ बैठी औरतों में कानाफूसी शुरू हो गई। हम दोनों जेठानियाँ भी विचार करने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अम्बा का पति तो अम्बा के गोना होने के 2 साल बाद कफन में लिपटा हुआ आया। हम दोनों जेठानियों का मातम करना बंद हो गया। घूंघट के पीछे चेहरे पर चिंता थी, पर एक परेशानी भी कि जब पूरी दिन सास के साथ रहती है यह, तो गर्भवती कैसे हो गई। हमारे पतियों का तो कभी इस पर साया ही नहीं पड़ा और ना कभी अम्बा घर से निकली। किसी आदमी की परछाई तक हमारे घर पर नहीं पड़ी, पर कुछ तो था जिसकी सच्चाई सामने आना बाकी था। हमारे सारे सपने मिट्टी में मिलते दिख रहे थे, पर हम दोनों भी हार कहाँ मानने वाली थी। मैं सबसे बड़ी जेठानी कांता और मेरी छोटी देरानी गीता। हमारे परिवार का खर्चा हम दोनों के पति ही उठाते। मेरी सास भी विधवा ही थी। हमारे घर पर मेरी सास का नहीं बल्कि उनके दोनों बेटों का राज चलता था। मेरी सास के लाडले बेटे की मौत की बात सुन हम सभी थोड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि हमें उन दोनों का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता था। सारा खर्चा उनका लाडला बेटा ही करता था। हम दोनों जेठानियों ने अपने पतियों को भड़काया और वह गुस्से से तिल मिलाते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे। उनकी माँ को एक छोटा कमरा दे रखा था, जिसमें वह अपनी छोटी बहू अम्बा के साथ रहती थी। बारिश के दिनों में केलुओं से पानी रिसता, तो गर्मी में गर्म और ठंड में ठंडा रहता। मेरे पति ने तिल मिलाते हुए अपनी माँ से पूछा कि अम्बा पेट से कब हुई। हम भी सासू पर चिल्ला गए। बहस इतनी हो रही थी मानो सड़क पर जैसे कुत्ते भौंकते हो। सास पूरी तरह से अम्बा का बचाव कर रही थी। तभी मेरा देवर अम्बा का हाथ पकड़ते हुए उसे कमरे से बाहर खींच लाया और पूछने लगा कि तेरे आदमी के साथ तू कब सोई। वह घूंघट में अपना चेहरा छुपाए डरी सहमी सी थी, बस खामोश रही। सास ने बद्दुआ देते हुए हम सभी को कमरे से बाहर कर दिया। मैं आसानी से हाथ आए शिकार को छोड़ नहीं सकती थी। कुछ दूरी पर स्थित एक नायन को बुला लाए। जोर जबरदस्ती करके सास का कमरा खुलवाया और अम्बा का पेट दिखवाया। नायन ने जब ये कहा कि यह तो पेट से है ही नहीं, तो हमारे पति फिर से अपनी माँ पर बरस पड़े कि जो रस्में अधूरी थी उसे अब पूरा करेंगे। मेरी सास चिल्लाकर कहने लगी कि अरे करम जलियो, मैं खुद भुगत भोगी हूँ। यह बच्ची है, यह सब ना झेल पाएगी, इसे बचा ले, यह बात बाहर न जाने दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पाँव पड़ती हूँ। मेरी सास अपने ही बेटों के पैरों में घिरकर विनती कर रही थी, पर बेटों के सिर पर तो जैसे जुनून सवार था। वे दोनों सीधे पंचों से मिले। उसी शाम पाल पर पंचों के साथ साथ पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब तो एक नहीं बल्कि 2 पापों की सजा मिलेगी। एक तो विधवा होने की और दूसरी झूठ बोलने की। पहली गलती से बचने के लिए झूठ बोला गया है। लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में ही अम्बा और मेरी सास को घसीटते हुए सभा में लाया गया। मेरी सास आते ही पंचों के पैरों में गिर पड़ी, उनसे माफी की भीख मांग रही थी। अम्बा अभी तक अनजान थी कि उसके साथ एक भयानक अंजाम होने वाला था, लेकिन इतना भयानक होने वाला होगा कि इस बात से हम भी अनजान ही थे। पंचायत ने फैसला सुनाया कि झूठ मूठ के गर्भवती होकर पूरे गाँव को धोखे में रखा, इसीलिए अब इसे गर्भवती ही किया जाएगा और इसका पिता कौन बनना चाहेगा। वहाँ सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। महामर्द के नाम पर आदमी तो थे, पर जिम्मेदार मर्द नहीं। कोई भी आगे नहीं आया जो अम्बा की जिम्मेदारी ले।
पंचायत ने फिर फैसला सुनाया कि गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर इसे 1 महीने तक रखा जाए। कोई इसके साथ नहीं रहेगा। मेरी सास अपना माथा पटक कर रह गई और कहने लगी कि हे भगवान, मुझसे क्यों यह गलती हो गई। इसे बचाने के चक्कर में मैंने इसे और मुसीबत में डाल दिया। लोग छटने लगे कि तभी मैं अपनी सास के पास गई और बोली, क्यों डोकरी, हमारे से तेरी दुश्मनी क्या है? आज अम्बा घर पे रहती तो पैसों की आमदनी हो जाती, थोड़ा तेरा भी बुढ़ापा सुधर जाता। अब देख, तेरी चालाकी की वजह से एक ढेला भी हाथ न लगेगा। अभी गांव का एक भी आदमी आगे न बढ़ा उसकी जिम्मेदारी लेने, पर अब गांव के बाहर रात होते ही अम्बा की कुटिया की तरफ गांव का हर आदमी मंडराता रहेगा। मेरी सास ने मेरी और मेरी देवरानी की तरफ देखकर कहा, हाँ सच कह रही है तू, जिसमें तुम दोनों के पति भी होंगे। एक मजबूर औरत की हाय लगेगी, उस कुटिया के पास जाने वाले हर आदमी को हाय लगेगी, फिर चाहे वह मेरा बेटा ही क्यों ना हो। ज़मीन पर बैठी मेरी सास जोर जोर से मिट्टी उछालने लगी। अम्बा अभी भी मेरी सास से चिपकी हुई थी। मेरे पति सहित कुछ आदमी आए और अम्बा को रात तक तैयार होकर कुटिया तक छोड़ने को कहा। मेरी सास अभी तक अम्बा को वहाँ नहीं ले जाने की गुहार कर रही थी, पर यहाँ तो पंचों का फैसला था। एक अकेली औरत के लिए पूरी योजना के साथ उस जगह स्थापित करना था जहाँ सारे आदमी मिलकर एक एक करके उसका शील भंग कर सके। इसके लिए तो ज़्यादातर मैं ही जिम्मेदार थी। ऊपर से जब हमारे पतियों ने यह कहा कि उसे तैयार करके कुटिया में ले जाना, नहीं तो उसकी जगह हम दोनों भी हो सकती थी, तब मेरी आत्मा अंदर तक हिल गई। शायद खुद को चोट लगी, तब जाके हमारी इंसानियत अंदर तक हिल गई। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना आसान है, पर किसी को बर्बादी से बचाना बहुत मुश्किल। हमारी सास अब तक उसे बचाने की जी जान से कोशिश कर रही थी। वह अपने बेटों की उम्र के हर पुरुष के पैरों में घिरकर अम्बा को छोड़ दो, मत करो जुल्म, गुहार लगाए जा रही थी। एकमात्र बस वही तो एक बूढ़ी औरत थी जो अम्बा को बचाने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश कर रही थी। अब हम दोनों देवरानी जेठानी अम्बा को घर की तरफ ले जा रहे थे। हम दोनों के होठों पर बस अब सन्नाटा था। शायद मेरी देवरानी के मन में भी विचार चल रहे थे, हम कैसा घिनौना पाप करने जा रही थी। एक औरत होते हुए भी एक मासूम को न जाने कितने पुरुषों की हवस पूरी करने का जरिया बनाने जा रहे थे। घर लाने के बाद हमने उसे पूरी तरह तैयार किया। तभी अम्बा ने अपने मासूम भरे अंदाज में सवालों की जैसे झड़ियाँ ही लगा दी। जीजी, क्या मेरी शादी है? मेरे सारे कपड़े की पोटली क्यों बांधी? मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? मेरा दूल्हा मुझे पहले ही बता देना, अम्मा को भी साथ ले जाऊंगी। वह मेरी सगी माँ से भी ज़्यादा ध्यान रखती है। पर मैं कुछ न बोल सकी। उसकी चोले के पीछे की डोरी बांधते समय उसका दुबला पतला शरीर जिसमें से हड्डियां झांक रही थी, वह मुस्कुरा कर अपनी आंखों के काजल को आईने में देख रही थी। वह पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उस दिन तो उसे भरपेट खाने के लिए मिर्च की चटनी, मक्के की रोटी और छाछ दी थी। अम्बा भूख के मार 2 मक्के की रोटी खा गई। तभी मेरी देवरानी बोली, बकरी को भी ऐसे ही? मैंने कहा, हाँ, पर यह तो हर दिन मरेगी और साथ में हम भी। तभी मेरी सास भी आ गई और बोली, अरे करम जेलियो, इसे बर्बाद करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हारी अक्ल पर पर्दा लगा हुआ है। हमें हमारी गलती का पछतावा हो रहा था। मैंने कहा, अम्मा गलती तो हो गई, अब सुधारे कैसे? कोई हल सुझाओ। सास कहने लगी, करम जेलियो, थोड़ा दिमाग तुम भी लगाओ। अब इस बुढ़ापे में मैं कौन सा दिमाग लगाऊं? उधर तो वह सरपंच सज संवर कर तैयार बैठा है, तुम्हारे जाने का इंतज़ार कर रहा है कि कब इसे कुटिया में छोड़ोगे। मेरी सास ने हम तीनों के कान में कुछ कहा। तभी मेरी देवरानी ने अम्बा का घूंघट किया और उसका हाथ पकड़कर जाने लगी। मैं अभी उन दोनों के पीछे पीछे गांव के बाहर कुटिया की तरफ चल पड़ी। अपने अपने घरों के बाहर लोग तो ऐसे इकट्ठे हो गए मानो कोई बड़ा जुलूस निकल रहा हो। अम्बा को वहाँ छोड़कर हम दोनों देवरानी जेठानी घर वापस आ गई। हमारी सास ने पूछा, काम अच्छे से तो हो गया? हमने हाँ कहा और सुबह का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। रात भर हम तीनों को नींद नहीं आई, बस करवटें लेकर गुजारते रहे। सुबह होते ही रोटी बनाकर हम तीनों उस कुटिया की तरफ चल पड़े। कुछ कदम कुटिया से दूर रखकर हम दोनों देवरानी जेठानी नज़रें दौड़ाने का काम करती कि कोई देख तो नहीं रहा। हमारी सास ने जल्दी से अम्बा का हाल पूछा। दोनों समय की रोटी देकर हम वहाँ से घर आ जाते। एक दिन मेरा पति भी रात के अंधेरे में कुटिया की तरफ गया।
गांव का हर आदमी, यहाँ तक कि आसपास के गांव के आदमी भी जिन्हें अम्बा की सज़ा के बारे में पता चला, उन सभी ने अपना भाग्य आजमाया। एक दिन रोटियां ले जाते समय मेरे पति ने पूछा कि यह रोटियां अम्बा के लिए ले जाते हो? मैंने हाँ कहा तो वह भी चुपके से पीछे पीछे आ गया। अम्बा को कुटिया से निकलते देख वह आश्चर्यचकित था, पर कुछ पूछ नहीं सका। भला शराफत की चादर ओढ़े आदमी जात ये कैसे पूछ सकता था कि वह रात में झोपड़ी से कहाँ गायब हो जाती है? नहीं तो फिर सवाल उठता कि तुम रात को झोपड़ी में क्या लेने गए थे? और इसका जवाब, क्या किसी में सच बोलने की हिम्मत होती? जब हिम्मत दिखानी थी तब सबके होठों पर चुप्पी थी और रात के अंधेरे में न जाने कौन सी हिम्मत दिखाने निकल पड़े थे। देखते देखते पूरा महीना बीत चुका था। सज़ा पूरी हो चुकी थी। अब अम्बा फिर से हमारे घर पर आ गई थी। जहाँ पहले इसकी इज्जत की रक्षा के लिए एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, वहीं अब हम 2 औरतें और थीं। हमने अम्बा पर फिर किसी आदमी की परछाई भी नहीं पड़ने दी, भले ही वह हमारा पति ही क्यों न था। एक औरत की परीक्षा ने हमें यह तो बता दिया कि जहाँ दरिंदे आदमियों की खामोश भीड़ होती है, वहाँ सुरक्षा देने के लिए औरतों की खामोश फौज भी होती है। हमारे पतियों की कभी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की कि रात होने से पहले ही अम्बा झोपड़ी में कहाँ गायब हो जाती है। एक दिन मेरी देवरानी ने कहा कि यह राज गांव के लोगों को बता दे। सास ने कहा नहीं, यदि फिर किसी को ऐसी सज़ा मिली तो हम उसे कभी झोपड़ी के पास वाले खाली कुएं में नहीं छुपा पाएंगे। कुएं के कमरे के बारे में किसी को ना बताना, यह राज है, इसे राज ही रहने दो। मैंने अपनी रोटी का कटोरदान उठाया, अम्बा ने टोकरी उठाई और मेरी देवरानी ने हंसिया। तीनों ने अपनी ओढ़नी से चेहरा ढका और खेत की तरफ चल पड़े कि पीछे से सासू माँ बोली, दिन ढलने से पहले ही तीनों लौट आना, रोटी बनाने के लिए सूखी लकड़ी भी लेती आना। एक कमज़ोर व्यक्ति को शिकार बनाना आसान है, लेकिन भीड़ से घिरे एक कमज़ोर व्यक्ति को शिकारियों के चंगुल से निकालना, यही तो एक चैलेंज है। यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी तरह की और कहानियाँ लेकर आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।